जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन में हम क्लास को ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं, तो आप सिंपली आपको गूगल पे आना है, shop.hindustanknowledge.com आपको सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे? shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पर आना है। यहाँ पर आपको आना है BPCG 173, ठीक है। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आप लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है तनाव के प्रकार, इसके लक्षण एवं मापन की जो है व्याख्या कीजिए। यानी कि तनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी हम लोग माप कैसे करते हैं, यानी कि जो हम लोग तनाव की माप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इस आंसर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तनाव क्या होता है। तो तनाव यानी जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, एक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौतीपूर्ण या दबाव भरी परिस्थिति से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के ऊपर काम, पढ़ाई या रिश्ते या अन्य जिम्मेदारियों का अधिक बोझ पड़ता है तो वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करता है। यह स्थिति तनाव कहलाती है। देखिए, किसी के ऊपर काम कोई है, पढ़ाई है, रिश्ते हैं या फिर अन्य कोई जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई बोझ ला देगा नहीं, लेकिन यहाँ पर होता है कि मानसिक रूप से जो है उसको अधिक बोझ लगने लगता है। और वही जो है मानसिक दबाव क्या कहलाता है, वही मानसिक तनाव जो है तनाव कहलाता है। तो तनाव क्या है? तनाव एक मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो है किसी चुनौतीपूर्ण दबाव भरी परिस्थिति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के ऊपर कोई काम, पढ़ाई, रिश्ते या अन्य जिम्मेदारियों को लेकर अधिक बोझ होता है तो वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करते हैं और यह स्थिति कहलाती है तनाव। अब यहाँ पर देख लेते तनाव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो तनाव को मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है तीव्र तनाव, मतलब एक्यूट स्ट्रेस। यह सबसे सामान्य प्रकार का तनाव होता है। यह अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए होता है और किसी अचानक घटी घटना के कारण हो सकता है, जैसे परीक्षा का डर, नौकरी का इंटरव्यू या झगड़ा आदि। तो यहाँ पर क्या है, ये त्वरित तनाव है, यानी कि तीव्र तनाव है। एक दो घंटे के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा या फिर कुछ दिनों तक रहेगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे अचानक वाहन से टकराने से बच जाना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तनाव आ जाएगा स्टार्टिंग में। इसके बाद है आवर्ती तीव्र तनाव, यानी कि एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। जब कोई व्यक्ति बार बार तीव्र तनाव की स्थिति में आता है तो इसे आवर्ती तीव्र तनाव कहते हैं। यह लोग अक्सर चिंतित, व्यस्त और चिड़चिड़े रहते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जो हर समय जल्दी में रहता है और समय की कमी की शिकायत करता है तो उसको कौन सा तनाव होगा, आवर्ती तीव्र तनाव होगा। इसमें हो गया क्या, जो इसमें जो तीव्र तनाव है वो बार बार आएंगे, उसी को नाम है आवर्ती तीव्र तनाव। इसके बाद है दीर्घकालिक तनाव, यहाँ पर क्रोनिक स्ट्रेस। तो यह लंबे समय तक चलता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। यह आर्थिक समस्या, पारिवारिक कलह, बेरोजगारी आदि जैसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, सालों से चली आ रही व्यवसायिक समस्या, नौकरी की असुरक्षा महसूस होना, ये दीर्घकालिक तनाव में जा सकता है। आप देख लेते हैं यहाँ पर तनाव के लक्षण क्या है। तो तनाव के लक्षण निम्नलिखित तो सबसे पहले शारीरिक लक्षण देखेंगे। अगर आप तनाव में तो कौन कौन से शारीरिक लक्षण होंगे? सिर दर्द होगा, थकावट आएगी, हृदय की धड़कन तेज होगा, पेट की समस्या होगी, नींद न आना या अधिक नींद आना और मांसपेशियों में दर्द। ये सारी चीजें क्या है, तनाव की स्थिति में शारीरिक लक्षण है। इसके बाद देखते हैं मानसिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो चिंता और भय होगा, चिड़चिड़ापन होगा, उदासी और निराशा होगी, एकाग्रता में कमी होगी और नकारात्मक सोच आएगी। तो ये सारे क्या है, ये सारे मानसिक लक्षण हैं। इसके बाद इसके व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो व्यवहारिक लक्षण में अधिक खाना खाना, खाना या खाना छोड़ देना, नशे की आदतें जैसे शराब या धूम्रपान करना,
सामाजिक मेलजोल से बचना, गुस्सा करना, ये सारे किसकी स्थितियां हैं? ये सारी स्थितियां जो है तनाव की है, किसकी हैं? स्ट्रेस की हैं। ठीक है, इसके बाद देख ले तनाव का मापन कैसे होता है। तनाव को माप करने की विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें से जो कुछ सामान्य विधियां जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला है स्व रिपोर्ट प्रश्नावली, मतलब कि सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज। तो इस विधि में व्यक्ति खुद से जुड़ी जानकारी देता है और कुछ प्रसिद्ध प्रश्नावली है। परसीव्ड स्ट्रेस स्केल पीएसएस यह बताती है कि व्यक्ति किस हद तक तनाव को महसूस करता है। ठीक है, इसके बाद है होल्म्स एंड राहे स्ट्रेस स्केल। तो यह जीवन की घटनाओं के आधार पर तनाव का स्तर मापती है, जैसे विवाह, नौकरी बदलना, बीमारी आदि। इसके बाद इसी में दूसरा मापन है फिजियोलॉजिकल मापन। तो तनाव की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय गति, कॉर्टिसोल लेवल। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी जो चीजें तनाव के मापन क्या कहलाती हैं? फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट कहलाती है। इसके बाद साक्षात्कार और अवलोकन, विशेषज्ञ व्यक्ति से बातचीत कर उसके व्यवहार को देखकर तनाव के स्तर को समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तनाव एक मानसिक स्थिति है जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आती ही है। अगर इसे समय रहते पहचान कर ली, नियंत्रण में ला लिया जाए, तो यह गंभीर जो है शारीरिक और मानसिक समस्याएं जो है पैदा कर सकता है। तनाव के प्रकारों, लक्षणों और मापन की समझ से हमने सिर्फ इससे पहचान कर सकते हैं, बल्कि उचित उपायों द्वारा जो है नियंत्रित भी कर सकते हैं। योग, ध्यान, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच तनाव को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कोपिंग के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए तथा संवेग केंद्रित कोपिंग एवं समस्या केंद्रित जो है कोपिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखें कोपिंग क्या होता है। तो कोपिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनाई गई रणनीतियां या तरीके। तो कोपिंग क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनाई गई तकनीक कहलाती है कोपिंग। जब व्यक्ति किसी तनाव, चिंता, परेशानी या कठिनाई का अनुभव करता है, तो वह मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए कोपिंग का सहारा लेता है। यहाँ पर कोपिंग के मुख्य लक्षण है। पहले सबसे पहले मुख्य लक्षण दिए गए हैं। तो तनाव को कम करना। तो कोपिंग का सबसे पहला लक्षण क्या है? तनाव को कम करना। कोपिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करना और उस पर नियंत्रण पाना। इसके बाद दूसरा है समस्या का समाधान करना, भी इसका काम है। यदि कोई बाहरी तनाव पैदा कर रहा है, तो कोपिंग रणनीतियों के जरिए व्यक्ति उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। इसके बाद तीसरा भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। तनाव या संकट के समय व्यक्ति की भावनाएं बहुत अधिक भड़क सकती हैं। कोपिंग का उद्देश्य है व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत बनाए रखना। इसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो लंबे समय तक तनाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कोपिंग तकनीकों से इन प्रभावों को जो है रोका जा सकता है। इसके बाद स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना। कोपिंग से व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना मतलब कोपिंग से व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो जो है अपनी परिस्थितियों पर जो है नियंत्रण कर सकता है, जिससे क्या कहता है, जिससे आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। इसके बाद संवेग केंद्रित कोपिंग देख लेते हैं। तो संवेग केंद्रित कोपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ना कि सीधे समस्या को हल करने की। यह तब उपयोगी होता है जब समस्या को तुरंत हल नहीं किया जा सकता है। तो संवेग केंद्रित का मतलब क्या है? संवेग केंद्रित कोपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भावनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और जो है ना कि सीधे समस्या को हल करते हैं। यह तभी उपयोगी होता है जब समस्या को जो है तुरंत हल नहीं किया जा सकता है। यहाँ के इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इस प्रकार की कोपिंग में व्यक्ति अपने दुख, क्रोध, भय, चिंता जैसी भावनाओं को शांत करने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति ध्यान हटाने, आराम करने, प्रार्थना करने, किसी से बात करने या भावनाओं को व्यक्त करने जैसे तरीकों का उपयोग करता है। इसके बाद देख लेते हैं आप उदाहरण। तो किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर व्यक्ति उस दुख को कम करने के लिए रोता है, दोस्तों से बात करता है या धार्मिक गतिविधियों में
भाग लेता है। तो सारी विशेषताएं किसकी हैं? जो विशेषताएं हैं आपकी संवेग केंद्रित कोपिंग की हैं। इसके बाद लाभ देखेंगे तो व्यक्ति को भावनात्मक राहत मिलती है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ पर देख लीजिए सीमाएं इसकी क्या है। तो यह तरीका केवल भावनात्मक राहत देता है लेकिन मूल समस्या को हल नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर है समस्या केंद्रित कोपिंग यानी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। तो समस्या केंद्रित कोपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या की जड़ को पहचान कर उसे जो है हल करने का प्रयास करता है और यह तब उपयुक्त होता है जब व्यक्ति के पास स्थिति को बदलने की शक्ति हो। यानी कि समस्या केंद्रित तभी होती है, इसमें क्या होता है समस्या केंद्रित में कि जो व्यक्ति होता है वो समस्या की जड़ तक जाता है और उसको समाप्त कर देता है। और यह तभी उपयोगी होता है जब व्यक्ति के पास जो है पर्याप्त शक्ति हो, इसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें व्यक्ति विश्लेषण करता है कि समस्या क्या है और फिर समाधान कैसे खोजता है। इसके बाद है योजनाएं बनाना, विकल्पों पर विचार करना, विशेषज्ञों से सलाह लेना, सक्रिय रूप से कार्रवाई करना, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। तो परीक्षा में कम अंक आने पर छात्र अपनी पढ़ाई का समय बढ़ा देता है और नई रणनीति बनाता है। इसके बाद लाभ क्या है? तो समस्या का समाधान होने की संभावना होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी कुछ सीमाएं हैं। यदि जो है समस्या है व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो यह तरीका कारगर नहीं होता है। यह तरीका तभी कारगर होगा जो समस्या व्यक्ति के नियंत्रण में हो। अगर जो समस्या व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके बाद इसको आप लोग कुछ टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो कोपिंग एक आवश्यक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में मानसिक रूप से सशक्त और स्थिर बनाए रखने में सहायता करती है। तो कोपिंग क्या है? कोपिंग एक तरीके का टूल टाइप का है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक या जो है तनाव है तो वो क्या कर सकता है? कोपिंग का प्रयोग करके उसको कम कर सकता है। संवेग केंद्रित कोपिंग और समस्या केंद्रित कोपिंग दोनों के अपने अपने स्थान और महत्व है। स्थिति के अनुसार इन दोनों का संतुलन उपयोग व्यक्ति को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? भोजन, आहार एवं मोटापे से संबंधित बीमारियों पर चर्चा कीजिए। देखिए मोटापा कोई बीमारी नहीं है। क्या है? मोटापा कोई बीमारी नहीं, एक अवस्था है, ठीक है। तो लेकिन मोटापे के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां जरूर जन्म लेती हैं। तो भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि हम संतुलित और पोषण युक्त आहार लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में खान पान, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां फैल रही हैं। तो भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि हम संतुलित और पोषण युक्त आहार लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे आज की तेज रफ्तार की जिंदगी में लोग जंक फूड, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण जो है मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके बाद भोजन और आहार का महत्व देख लेते हैं यहाँ पर। तो भोजन का मतलब पेट भरना नहीं होता है, ऐसा खाना होता है जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे। आहार का मतलब है हम दिन भर में क्या क्या खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दालें आदि। ये संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर भी जो है जरूरी मात्रा में होते हैं। अगर हम तला भुना, चिकनाई वाला, मीठा और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आप देख लेते हैं कि मोटापा क्या है। तो मोटापा तब होता है जब शरीर में चर्बी जरूरत से ज्यादा जमा हो जाती है। इसका मुख्य कारण है ज्यादा कैलोरी खाना और कम शारीरिक मेहनत करना। जब हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उससे ज्यादा जो ऊर्जा खान पान से लेते हैं वह शरीर में वसा के रूप में जम जाती है। यानी कि देखिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे ऊर्जा निकलती है। जितनी हमको ऊर्जा चाहिए थी वो हमने उतनी ऊर्जा आज ले ली, लेकिन जो बच गई ऊर्जा उसको क्या होता है? स्टोर कर दिया जाता है वसा के रूप में, ठीक है। और वही आगे चलकर क्या बन जाता है? चमड़ी बन जाता है और वही आपके मोटापे का कारण बनता है।
मोटापे से होने वाली बीमारियां, मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, ठीक है, और सांसों की दिक्कतें और नींद में रुकावट यानी कि स्लीप एपनिया, कैंसर का खतरा। तो ये सारी चीजें मोटापे से जो है होने वाले बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो इनको आप लोग जो है एक टाइम में लिख सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि इनकी जो है सभी बीमारियों के नाम आपको याद रहे, एक दो आपको याद कर लेने हैं। अब बचाव के उपाय क्या है? सबसे पहला तो है संतुलित आहार लें, यानी कि मोटापा से आपको बचना है तो आपको संतुलित आहार लेना है। नियमित आपको व्यायाम करना है, पानी अधिक पीना है, भोजन का समय से जो भोजन का समय निश्चित करें, तनाव से बचें और नींद पूरी लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो मोटापा एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली स्थिति है। यह मुख्य रूप से हमारे गलत जीवन शैली और खान पान की आदतों का परिणाम है। अगर हम अपने भोजन और आहार पर ध्यान दें तो नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो न केवल मोटापा बल्कि उससे जुड़ी बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए सही भोजन और जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर टोटल हमने बीपीसीजी 173 के तीन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इसके बाद अभी आपका पार्ट 3 भी आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।